ठाणे में एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ। सालों से चल रही है, करोड़ों का रेवेन्यू है हम्म। और हर दिन मशीनें पूरी क्षमता पर चल रही हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि ये एक बहुत ही सफल व्यवसाय है। बिल्कुल, बाहर से एकदम परफेक्ट तस्वीर दिखती है। लेकिन जब एक स्टार्टअप कोच ने उनके संस्थापक से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा कि भाई आपके इस पूरे ऑपरेशन का असली आरओआई यानी निवेश पर रिटर्न क्या है, तो जवाब एकदम सन्नाटा था। हकीकत में उन्हें पता ही नहीं था। हाँ, उन्हें सच में नहीं पता था कि वे हर महीने मुनाफा कमा भी रहे हैं या बस पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए ऑर्डर ले रहे हैं। और सच कहूं तो ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। यही वो कड़वा सच है जो आज के हमारे इस गहन अध्ययन के केंद्र में है। जब हम छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई की बात करते हैं तो कागज पर वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाँ, जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो इनमें से ज्यादातर व्यवसाय सिर्फ एक अंथहीन चक्की में पिस रहे हैं। मतलब विकास तो दूर की बात है, अपना अस्तित्व बचाना ही उनके लिए रोज की एक नई लड़ाई बन गई है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारे पास जो नोट्स और उस स्टार्टअप कोच का विस्तृत इंटरव्यू है, वो इस पूरी समस्या की एक बहुत ही गहरी और थोड़ी डराने वाली तस्वीर पेश करते हैं। बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है वो। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोई भी व्यवसाय या कोई भी व्यक्ति जो अपने काम को बेहतर बनाना चाहता है, इस रोजमर्रा की उलझन से बाहर आ सकता है। वो कौन सा ढांचा है जो एक व्यक्ति को केवल समस्याओं से उलझने के बजाय एक मजबूत व्यवस्था बनाने में मदद करता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले उस बीमारी को समझना होगा जिसे डेटा फायर फाइटिंग मोड कहते हैं। हाँ, ये फायर फाइटिंग मोड ये ऐसा है कि सुबह ऑफिस जाओ और ये मत सोचो कि आज काम को आगे कैसे बढ़ाना है, बल्कि ये देखो कि आज कौन सा नया संकट आ गिरा है जिसे बस तुरंत सुलझाना है। एग्जैक्टली। इस फायर फाइटिंग के पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यवसाय इस मोड में होता है तो उसका पूरा ध्यान केवल आज के दिन को पार करने पर होता है। मतलब मशीन टूट गई तो तुरंत उसे ठीक कराओ। हाँ, या अगर वेंडर का फोन आ रहा है कि पेमेंट नहीं आई तो किसी दूसरे क्लाइंट से एडवांस मांगकर वेंडर को पैसे दे दो। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें से बाहर निकलकर लंबी अवधि के बारे में सोचना असंभव हो जाता है। तो इस मूल कारण को समझने के लिए हमारे स्रोत किस चीज की बात करते हैं? जो डेटा हमारे पास है वो एक 3S फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखता है। रणनीति, प्रणालियां और कौशल, यानी स्ट्रेटजी, सिस्टम्स और स्किल्स। और इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले समस्याओं को दो स्पष्ट श्रेणियों में बांटना होगा। एक है सर्वाइवल और दूसरा है ग्रोथ। सर्वाइवल और ग्रोथ, सुनने में तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं, लेकिन असल में इनकी प्रकृति बहुत अलग है। सर्वाइवल की समस्याएं वो हैं जो आज के आज जान ले सकती हैं, जैसे कैश फ्लो का अचानक रुक जाना। बिल्कुल, या ऑपरेशंस में कोई बड़ी बाधा आना। लेकिन जो ग्रोथ की समस्याएं हैं वो अधिक अदृश्य होती हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ज्यादातर संस्थापक सर्वाइवल को ही ग्रोथ मान बैठते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर उन्होंने आज एक बड़े संकट को टाल दिया तो उन्हें लगता है कि अरे वाह, कंपनी आगे बढ़ रही है। लेकिन ये 3S फ्रेमवर्क इस भ्रम को तोड़ता है। इसका पहला S है रणनीति या स्ट्रेटजी। इसे महज एक विचार न समझकर एक विस्तृत नक्शे के रूप में देखा जाना चाहिए, एक रोड मैप की तरह। हाँ, स्टार्टअप कोच के इंटरव्यू में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक एमएसएमई क्लाइंट का टर्नओवर 3 करोड़ रुपए पर आकर पूरी तरह से अटक गया था। हाँ, मैंने वो पढ़ा था। और वो 3 करोड़ का आंकड़ा कोई इत्तेफाक नहीं था। ये वो सीमा थी जहां तक एक अकेला व्यक्ति अपनी मेहनत और निजी संबंधों के दम पर किसी व्यवसाय को खींच सकता है। सही कहा। उसके बाद केवल मेहनत से काम नहीं चलता। और जैसे ही उस कंपनी ने एक नई उत्पाद लाइन और नए बाजार के लिए एक स्पष्ट योजना लागू की, उनका टर्नओवर सीधे दोगुना हो गया। ये रणनीति की ताकत है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा एस आता है सिस्टम्स। अगर रणनीति नक्शा है तो सिस्टम उस गाड़ी का इंजन है। और तीसरा एस है स्किल्स, यानी उस इंजन को संभालने वाले ड्राइवर की क्षमता। बिल्कुल। और चुनौती ये है कि अगर इनमें से एक भी एस गायब है तो पूरा ढांचा चरमरा जाता है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक एनालॉजी से समझा सकता हूं। अगर रणनीति नक्शा है और सिस्टम इंजन है, तो बिना रणनीति के काम करना ऐसा है जैसे एक बहुत ही शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार को
पूरी स्पीड में गलत दिशा में दौड़ाना। आप पहुंचेंगे कहीं नहीं, बस बहुत तेजी से अपना सारा ईंधन खत्म कर देंगे। एग्जैक्टली, ईंधन खत्म हो जाएगा। और जब ईंधन की बात आती है तो मुझे लगता है कि हम इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बहस पर पहुंच गए, जो है पैसा। पैसा और फंडिंग। हाँ, हर कोई कहता है कि उन्हें बढ़ने के लिए और फंडिंग चाहिए। ऐसा लगता है जैसे पैसे की कमी हर बीमारी की जड़ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। पैसे की कमी अक्सर बीमारी नहीं होती, बल्कि बीमारी का लक्षण होती है ना। हाँ बिल्कुल, असली बीमारी है वित्तीय अनुशासन की कमी। जब कोई व्यवसाय संघर्ष कर रहा होता है तो बाहर से पैसा खोजना सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन जो नोट्स हमारे सामने हैं वे तो कुछ और ही कहते हैं। वे एक अलग ही सच्चाई बयान करते हैं। जब तक बुनियादी वित्तीय अनुशासन और भविष्य का पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग मौजूद नहीं है, तब तक कोई भी फंडिंग या लोन कंपनी को बचा नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड रुकिए। मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं है, खासकर तब जब पुराने क्लाइंट्स का पेमेंट 90 दिन तक फंसा हुआ हो। तो वहां तो फंडिंग की सख्त जरूरत है ना। बिना पैसों के भी कच्चा माल कैसे लाएंगे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहीं पर हमें फोरकास्टिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट के असली तंत्र को समझना होगा। मतलब वो 90 दिन का पेमेंट साइकिल कोई मजबूरी नहीं है? नहीं, वो रातों रात नहीं बनता। ये खराब अनुबंधों और नकदी प्रवाह की मॉनिटरिंग न करने का परिणाम है। अगर कोई व्यवसाय ये जाने बिना कि अगले 3 महीनों में कितना पैसा आने वाला है और कितना जाने वाला है, लगातार नए ऑर्डर्स ले रहा है, तो वो तो एक तरह से हवा में तीर चला रहा है। हवा में तीर नहीं, वो एक तरह का पॉन्जी स्कीम चला रहा है। वो क्लाइंट बी के एडवांस से क्लाइंट ए का माल तैयार कर रहा है। इसी संदर्भ में वो ठाणे वाली इंजीनियरिंग कंपनी का उदाहरण इतना प्रासंगिक हो जाता है। उनके पास ऑर्डर्स की कमी तो थी नहीं। हाँ, लेकिन उन्हें अपना ROI ही नहीं पता था। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप एक बेहद हाई एंड स्मार्टफोन चला रहे हैं जिसमें बैकग्राउंड में 50 भारी ऐप्स खुले हुए हैं। बिल्कुल। और आप बस शिकायत कर रहे हैं कि बैटरी बहुत छोटी है और आपको एक बड़ा पावर बैंक यानी फंडिंग चाहिए, जबकि असल में आपको बस उन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करने और सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। एकदम सटीक तुलना है। और इसी ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम एक कड़ा बजट बनाना है, जो कि लोगों को बहुत उबाऊ लगता है। हाँ, व्यवसाय अक्सर बजट को एक बंधन की तरह देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये आज़ादी देता है। जब एक बार ये पता चल जाता है कि हर महीने फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ कट सकती हैं, तो कई बार ये एहसास होता है कि कंपनी को बाहरी लोन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि अपने ही फंसे हुए पैसों को सही समय पर वसूलने की जरूरत है। बिल्कुल। छेद वाली बाल्टी में और पानी भरने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उन छेदों को पहचान कर बंद न कर दें। चलिए मान लेते हैं कि किसी व्यवसाय ने एक कड़वा घूंट पी लिया, उन्होंने अपने वित्त को अनुशासित कर लिया, कैश फ्लो ट्रैकिंग शुरू कर दी। अब उनके पास पैसे भी हैं और दिशा भी। फिर क्या होता है? जो डेटा हम देख रहे हैं वो बताता है कि इसके बावजूद व्यवसाय एक अदृश्य दीवार से टकरा कर रुक जाते हैं। और वो दीवार कोई और नहीं बल्कि वो इंसान खुद होता है जिसने उस कंपनी को शुरू किया था। जिसे संस्थापक का जाल या फाउंडर्स ट्रैप कहा गया है। हाँ, ये इतना खतरनाक क्यों है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये किसी भी व्यवसाय के जीवन चक्र में आने वाला सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और ढांचागत मोड़ होता है। जब कोई व्यक्ति अपना काम शुरू करता है तो उसे हर चीज पर नियंत्रण रखना पड़ता है। वो खुद ही सेल्समैन है, खुद ही अकाउंटेंट है और खुद ही क्वालिटी चेक भी कर रहा है। हाँ, ये शुरुआत में जरूरी भी है और यही मेहनत कंपनी को खड़ा करती है। लेकिन समस्या तब आती है जब कंपनी बड़ी हो जाती है पर संस्थापक की आदतें वही पुरानी रहती हैं। वे माइक्रो मैनेजमेंट के शिकार हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण पुणे के एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट का दिया गया है। उनके कारखाने में एक अजीब सी स्थिति थी। हाँ, मुझे याद है। हर एक छोटा फैसला, चाहे वो किसी माल को डिस्पैच करना हो या किसी मशीन का कोई मामूली सा पुर्जा बदलना हो, वो केवल संस्थापक के अप्रूवल के बाद ही होता था। यानी अगर बॉस मीटिंग में है या छुट्टी पर है तो पूरा कारखाना बस उनके वापस आने का इंतजार कर रहा है। एग्जैक्टली, सब कुछ ठप। और यही वो बॉटलनेक है जो पूरी उत्पादकता को खत्म कर देता है। जब हर काम एक इंसान के दिमाग से होके गुजरता है तो वो संगठन व्यक्ति संचालित बन जाता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सिस्टम संचालित बनना है। और वो कैसे होगा?
इसके लिए वर्कफ्लो और मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी एसओपी का दस्तावेजीकरण करना जरूरी है। जब उस पुणे वाले क्लाइंट ने आखिरकार एसओपी लागू किए तो जमीन पर बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? पहले ऑपरेटर हर छोटी खरोच के लिए बॉस से पूछता था कि माल पास करूं या नहीं। अब एसओपी में स्पष्ट लिखा था कि 2 मिलीमीटर से छोटी खरोच होने पर माल पास करना है और उससे बड़ी होने पर रिजेक्ट। वाह! और कारखाने की उत्पादकता में सीधे 30% का उछाल आया। ये तो माइकल गेरबर की उस किताब द ई-मिथ्स रिविजिटेड की याद दिलाता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। वो किताब इसी बात पर जोर देती है कि एक संस्थापक को अपने व्यवसाय में काम करने के बजाय अपने व्यवसाय पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये किसी बिल्डिंग को ऐसे ही मजबूत नींव पर खड़ा करने जैसा है, जहां इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आज लिफ्ट कौन चला रहा है या गार्ड कौन है। सिस्टम तय करेगा कि इमारत सुरक्षित और सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन देखिए, सिस्टम केवल कागज पर लिखे हुए कुछ नियम तो होते नहीं हैं। उन नियमों को हकीकत में बदलने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। यहीं पर उत्पादन या ऑपरेशंस के 4M का सिद्धांत सामने आता है। 4M यानी सामग्री, मशीन, तरीके या तकनीक और सबसे अंत में पुरुष या मानव संसाधन यानी मैन या ह्यूमन रिसोर्स। और डेटा के अनुसार ये चौथा M यानी मानव संसाधन सबसे ज्यादा उपेक्षित हिस्सा है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब कोई व्यवसाय एक नई जर्मन CNC मशीन खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लेने से नहीं हिचकिचाएगा। हाँ, वो तो तुरंत ले लेंगे। लेकिन जब उसी मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर की ट्रेनिंग पर 50,000 रुपए खर्च करने की बात आती है तो उसे फालतू खर्च मानकर टाल दिया जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता है। व्यवसाय अक्सर ट्रेनिंग को एक लागत के रूप में देखते हैं, जबकि ये सीधा निवेश है। कैसे? मान लीजिए आपने 50 लाख की मशीन ले ली, लेकिन आपका ऑपरेटर प्रशिक्षित नहीं है। वो हर दिन गलत सेटिंग के कारण कच्चे माल की बर्बादी कर रहा है। साल के अंत में उस बिना ट्रेनिंग वाले ऑपरेटर ने आपके 20 लाख रुपए के माल का नुकसान कर दिया। तो फायदा क्या हुआ? मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। MSME क्षेत्र में टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा होता है। कई संस्थापकों का ये तर्क होता है कि भाई अगर मैं अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दूं, उनके कौशल को निखारूं और फिर वे 2,000 रुपए की ज्यादा सैलरी के लिए किसी प्रतियोगी के पास चले जाएं, तो मेरा पैसा तो डूब गया ना। ये डर बहुत वास्तविक है। लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही मशहूर काउंटर सवाल है। वो क्या? क्या होगा अगर आप उन्हें ट्रेनिंग ना दें और वे आपके साथ ही काम करते रहें? ओह, ये तो और भी बुरा है। बिल्कुल। अकुशल कर्मचारियों के साथ व्यवसाय चलाना लंबे समय में बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। और देखिए, ट्रेनिंग केवल तकनीकी कौशल के बारे में नहीं है, यह नेतृत्व विकास के बारे में भी है। ताकि वो आगे चलकर जिम्मेदारी ले सकें। हाँ, जब कर्मचारी प्रशिक्षित होते हैं तो वे जिम्मेदारी लेते हैं, गलतियां कम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे संस्थापक के जाल को तोड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि अब आप उन पर काम सौंपने का भरोसा कर सकते हैं। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और जब हम तकनीक और तरीकों की बात करते हैं तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक भारी भरकम शब्द सामने आता है। कई छोटे व्यवसाय इस शब्द से ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, उन्हें लगता है कि डिजिटाइजेशन का मतलब है किसी मल्टीनेशनल IT कंपनी को लाखों रुपए देकर ERP सॉफ्टवेयर लगवाना। जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। जो केस स्टडीज हमारे पास है वे दिखाती हैं कि तकनीक की शुरुआत बेहद साधारण और बिना लागत वाले टूल से हो सकती है। इसे साइकिल चलाने के रूपक से बहुत अच्छे से समझाया गया है। अच्छा, वो साइकिल वाला उदाहरण? हाँ, सीधे भारी मोटरसाइकिल चलाने से पहले आपको साइकिल पर संतुलन बनाना सीखना होता है ना। यानी अगर आपको अपनी इन्वेंट्री या क्लाइंट कम्युनिकेशन सुधारना है तो सीधे लाखों का सॉफ्टवेयर लेने के बजाय आप मुफ्त के गूगल शीट्स या व्हाट्सएप बिजनेस का उपयोग करके शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। जब आपकी टीम इन छोटे डिजिटल टूल्स की आदी हो जाए और डेटा अनुशासन सीख ले, तब बड़े सिस्टम की ओर बढ़े। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। और इसी तरह का एक और भ्रम सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता को लेकर भी है। बहुत से व्यवसाय इसे एक ऐसा लग्जरी कॉन्सेप्ट मानते हैं जो केवल बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी केवल पर्यावरण को बचाने के बारे में नहीं है, ये सीधे तौर पर लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के बारे में है। हाँ, अगर कोई फैक्ट्री अपनी ऊर्जा खपत को ऑप्टिमाइज करती है या स्थानीय सप्लायर से कच्चा माल खरीदकर ट्रांसपोर्ट का खर्च बचाती है, तो वो पर्यावरण के साथ साथ अपने मुनाफे को भी सुरक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है, बल्कि अपने बगीचे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने जैसा है। मतलब शुरुआत में ये महज मेहनत लगती है, लेकिन फिर वो मिट्टी सालों तक बिना ज्यादा खाद के फल देती है। ओ,
संस्थापकों का माइक्रो मैनेजमेंट हो या टीम की ट्रेनिंग, ये सब व्यवसाय के अंदरूनी कारक है। इन पर आपका सीधा नियंत्रण होता है। लेकिन बाहर की दुनिया का क्या? बाजार भी तो है। वही तो, अब हमें उन बाहरी चुनौतियों की ओर देखना होगा जो अक्सर व्यवसायों को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इनमें सबसे अहम है बाजार में आपकी ब्रांडिंग और बैड डेप्स, यानी वो पैसा जो बाजार में फंसकर डूब जाता है। ब्रांडिंग की बात करें तो एमएसएमई क्षेत्र में अक्सर एक ही रणनीति देखने को मिलती है। मैं अपने प्रतियोगी से माल सस्ता बेचूंगा, जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, ये प्राइस वॉर एक ऐसी दौड़ है जो अंततः सभी को नुकसान पहुंचाती है। डेटा स्पष्ट रूप से कहता है कि सिर्फ कीमत पर लड़ना लंबी अवधि की रणनीति नहीं हो सकती। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि अगर कीमत नहीं तो फिर किस आधार पर प्रतियोगिता की जाए? तो इसका जवाब क्या है? जवाब है विश्वास और गुणवत्ता। ब्रांडिंग कोई चमक दमक वाला विज्ञापन नहीं है, ये एक कहानी है। आप अपने ग्राहकों को क्या वैल्यू दे रहे हैं? जब एक ग्राहक आपके ब्रांड की कहानी और उसकी विश्वसनीयता से जुड़ जाता है तो वो आपके उत्पाद के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे देने को भी तैयार रहता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ उसे धोखा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन जब यही विश्वास व्यापारिक लेनदेन में बिना किसी कानूनी दस्तावेज के किया जाता है तो वो सबसे बड़ा चाल बन जाता है। एमएसएमई के लिए बैड डेट्स एक जानलेवा बीमारी है। बिल्कुल। जो नोट्स हम देख रहे हैं वो इस बात पर बहुत सख्त चेतावनी देते हैं। भारत में अक्सर कई छोटे व्यवसाय टैक्स बचाने या कागजी कार्रवाई से बचने के लिए बिना जीएसटी बिल के नकद में या केवल भरोसे पर लेन देन करते हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपनी सुरक्षा का कवच खुद ही उतार फेंकते हैं। जब आप अनौपचारिक तरीके से व्यापार करते हैं तो आपके पास कोई कानूनी आधार नहीं बचता। अगर सामने वाला पेमेंट रोक दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार ने एमएसएमई की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है 45 दिन का भुगतान नियम। 45 दिन का नियम? हाँ, इसके तहत कानूनी तौर पर किसी भी पंजीकृत एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर उसका भुगतान मिल जाना चाहिए। मेरी नज़र में बिना किसी ठोस अनुबंध और बिल के व्यापार करना बिना ब्रेक वाली गाड़ी में सफर करने जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब जब तक सामने सड़क खाली है और सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक लगता है कि ब्रेक की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ी मंदी आती है या सामने वाले की नीयत डोलती है तो उस गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट होना पूरी तरह से तय है। यही कारण है कि कानूनी अनुबंध और औपचारिक दस्तावेजीकरण इतने जरूरी हैं। और जानकारी के इसी अभाव का एक और बड़ा नुकसान ये है कि एमएसएमई उन अनगिनत सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं जो विशेष रूप से उनके विकास के लिए बनाई गई हैं। बहुत सी योजनाएं हैं ना? अरे बहुत सारी। क्रेडिट गारंटी स्कीम से लेकर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड तक सब कुछ मौजूद है। ये ऐसा है कि सरकार ने एक खजाने का बक्सा बीच चौराहे पर रखा हुआ है, लेकिन व्यवसाय उस तरफ देख भी नहीं रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि कागजी कार्यवाही बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल। विकास या ग्रोथ का मतलब केवल एक दिन में दोगुनी बिक्री कर लेना या किसी बड़े निवेशक से करोड़ों की फंडिंग उठा लेना नहीं है। असली विकास तब होता है जब आप एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो आपके रोजमर्रा के दखल के बिना चल सके। और ये मशीन बनती है तीक्ष्ण रणनीति, सुचारू सिस्टम, अनुशासित वित्त और एक सशक्त टीम के निर्माण से। तो इस मशीन को बनाने के लिए कोई आज ही क्या कदम उठा सकता है? इस पूरी प्रक्रिया को आज ही शुरू करने के लिए जो सबसे व्यवहारिक कदम सामने आते हैं वे बहुत ही सरल हैं। सबसे पहले एक पल के लिए रुकें, लगातार भागना बंद करें और कागज पर अपने व्यवसाय की शीर्ष 3 समस्याओं को लिखें। सिर्फ 3? हाँ, हर जगह फैली हुई आग को एक साथ बुझाने की कोशिश ना करें। एक समस्या चुनें और उस पर एक छोटा कदम उठाएं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी टीम को सशक्त बनाना। मतलब उन्हें काम सौंपना? काम सौंपना ही नहीं बल्कि उस काम को करने का अधिकार यानी अथॉरिटी भी देना। अगर वे गलती करते हैं तो उसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माने। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बदलाव के लिए लोगों को अपनी सोच का दायरा बदलना होगा। इस पूरी चर्चा के बाद मैं हमारे स्रोत सामग्री के उस मूल संदेश से प्रेरित होकर सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। बस ये कल्पना करें कि अगर कल सुबह कोई अनजान व्यक्ति आपके ऑफिस में आए और आपको अपना पूरा काम, अपना पूरा व्यवसाय उसके हाथों में सौंपकर 1 महीने के लिए गायब होना पड़े, तो क्या वो व्यवस्था आपके बिना एक दिन भी टिक पाएगी? क्या ऑपरेशंस वैसे ही चलेंगे या सब कुछ ठप हो जाएगा?
ये तो किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे कड़ा लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल है। और अगर अंदर से जवाब ना आ रहा है तो शायद ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि आप एक सिस्टम नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो टूटा हुआ सिस्टम आपको चला रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।